Radhe Radhe, hello everyone. Let's begin with a new episode स्ट्रॉबेरी कुछ ज़्यादा ही पसंद है और जो इस चैनल पे नहीं है या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कहानी अब तक रणवीर ने अपनी एक बाह माही के बैग पर रखी और दूसरी हाथ में माही के गालों को कसकर पकड़कर पूरी तरह से अपने काबू में किया हुआ था। वो माही के होठों को कभी अपने दांतों में पकड़कर खींचता तो कभी अपने टंग से उसके सहलाता तो कभी उसे बाइट करता और बुरी तरह से सक करने लगता। ऐड आ गया था। उसे बुरी तरह से सक करने लगता, जिस वजह से माही को अपने होठों में दर्द हो रहा था और उसका रणवीर का पूरे करने का एफर्ट भी बेकार गया उसे दूर होने का। पर रणवीर तो जैसे माही के होठों को छोड़ने के मूड में ही नहीं था। ये सही था कि रणवीर ने भी आज तक कभी किसी लड़की को इस तरह से नहीं छुआ था। उसकी भी ये फर्स्ट किस थी जो आज माही के साथ वो महसूस कर रहा था। इतनी कोशिश करने के बावजूद भी जब रणवीर ने माही को नहीं छोड़ा तो माही की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि रणवीर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव था और छोटी सी माही रणवीर का ये स्वीट टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अब आगे उसके लिए तो वह भी पहली बार ही था ना जब रणवीर पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो गया। उसने माही के होठों को छोड़ दिया। वहीं रणवीर का दूर होता था माही और जोर जोर से रोने लगी। माही को ऐसा रोते देखकर रणवीर ने उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, इसमें रोने वाली क्या बात है? एक किसी तो किया है, कुछ और थोड़ी ना किया है। माही रणवीर से दूर होकर खड़ी हो गई। उसने अपने होठों को जोर जोर से रगड़ने लगी। माही के होठ पहले तो बहुत रेड हो गए और उसके बाद इसी तरह से होठ रगड़ने से वो और भी ज़्यादा रेड नज़र आ रहे थे, जो रणवीर को अपनी तरफ खींच रहे थे। रणवीर ने फिलहाल के लिए तो माही की हालत देखकर खुद को रोकना ज़्यादा सही समझा। माही ने गुस्से से कहा, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो, बहुत ही ज़्यादा। मुझे नहीं करनी तुमसे ये शादी। मैं नहीं करूँगी तुम्हारे साथ कोई शादी वादी। मैं सबको मना कर दूँगी और अगर तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी की तो मैं घर छोड़कर भाग जाऊँगी। फिर तुम मुझे ढूंढते रहना। मैं बहुत सारा मारूंगी भी सही, और अगर तुमने वापस मेरे साथ ऐसा किया तो। रणवीर ने सोफे से खड़े होते कहा, अच्छा तुम मुझे मारोगी? कहकर रणवीर एक बार फिर माही की तरफ बढ़ा। रणवीर को अपने पास आते देखकर माही जल्दी से वहाँ से भाग गई। रणवीर ने उसे जाते देखा और फिर अपने होठों पर अपना अंगूठा फेरते हुए कहा, जब इस किस में इतना नशा है तो तुम में कितना नशा होगा माही? आई लाइक इट। माही भागते हुए अपने रूम में आई और उसने रूम के डोर को अंदर से लॉक कर दिया। आकर पेट के बल बेड पर लुढ़क गई और तकिए में मैं छुपाए रोने लगी। रणवीर की हरकत से माही को बहुत डरा दिया था और बहुत डर भी रही थी वो उससे। और माही अभी इतनी ही ज़्यादा मैच्योर नहीं थी कि वो इन सब बातों को समझ सके। उसकी आंखों में बहते आंसू पिल्लों को भिगो रहे थे। वो रोते रोते हुई ये बात कर रही थी, मुझे नहीं करनी इनसे शादी। दादू आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? और आप क्या चाहते हैं कि मैं उनसे शादी करूं? आपको नहीं पता, ये बहुत बुरे हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरे। अगर उन्होंने दोबारा मेरे साथ ऐसा किया तो मैं बहुत मारूंगी। हाँ। दूसरी तरफ सुगंधा जी ने दादी से कहा, माँ जी मैंने पंडित जी से बात की थी और वो कल सुबह ही आ जाएंगे माही और रणवीर के रोके के लिए। दादी ने कहा, ठीक है सुगंधा, और रोके की सारी तैयारी कर ली ना तुमने? सुगंधा ने कहा, आप फिक्र मत करिए, मैं सब संभाल लूँगी। दादी ने एक राहत की सांस लेते हुए कहा, बस सुगंधा ये शादी हो जाए, उसके बाद मेरी माही और मेरे रणवीर दोनों ही दूसरे को ढाल बनेंगे और शायद माही की रणवीर की ज़िंदगी में आने से मेरा वो पहला वाला रणवीर लौट आए। सुगंधा ने दिलासा देते हुए कहा, माँ जी चिंता मत कीजिए, अब सब अच्छा होगा। हमारे मन की ही बिटिया ही है, इतनी प्यारी ही। हमारी माही बिटिया इतनी प्यारी है कि जिसकी ज़िंदगी में जाएगी उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर देगी। सॉरी आप कुछ मिस्टेक्स ही जिसको फिर करेक्ट करने में दोबारा बोलना पड़ता है। दूसरा दिन
अदिति अपने हाथ में एक बैग पकड़े जल्दी जल्दी कदम आगे बढ़ा रही थी। उसने अपने बैग को दोनों हाथों में कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे उसे डर हो कि कोई उसका बैग छीन कर ना ले जाए। उसने बीच में कई बार ऑटो रोकने की कोशिश भी की, पर कोई ऑटो रुका नहीं था, इसलिए अदिति को पैदल ही चलना पड़ रहा था। दरअसल वो अपनी जमा की हुई पूंजी को बैंक में जमा करने के लिए जा रही थी। इस वजह से उसके चेहरे पे घबराहट थी नजर आ रही थी कि कहीं कोई उसके पैसे छीन कर ना ले जाए। लेकिन तभी किसी ने उसे जोर से धक्का दिया और उसके हाथ से बैग छीनकर भाग गया। अदिति ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और फिर शख्स पर चिल्लाते बोली, ए मेरा बैग दो, कहाँ ले जा रहे हो, मुझे मेरा बैग दो। वो शख्स अभी तक अदिति का बैग लेकर रोड पार कर दूसरी तरफ चला गया। अदिति को अपने पैसों की चिंता थी, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रही थी। उसका ध्यान रोड पर आ ही नहीं रहा, गाड़ियों की तरफ नहीं था। कुछ गाड़ियों ने तो ब्रेक लगा दिए, लेकिन कुछ गाड़ियां फुल स्पीड में थी। तभी अदिति के मुंह से एक तेज चीख निकली और वो अपने कानों को बंद किए वहीं सड़क पर ही घुटनों के बल बैठ गई। दरअसल एक गाड़ी तेज स्पीड से इस तरफ आ रही थी। अचानक ही उसने ब्रेक लगा दिया, जिससे अदिति को चोट तो नहीं लगी, लेकिन अदिति एकदम से घबरा गई थी। तब इस गाड़ी का डोर ओपन हुआ और एक शख्स बाहर आया और उसने अपने कदम अदिति की तरफ बढ़ा दिए। अदिति अभी भी अपने चेहरे को झुकाकर वहीं बैठे हुए थर थर कांप रही थी। उस शख्स ने अदिति के बाहें पकड़ उसे खड़ा किया और लगभग उस पर चिल्लाते हुए कहा, तुम पागल हो क्या, ऐसे रोड पर बीचों बीच कहाँ भागे जा रही हो। अदिति, जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे, उसने डरते हुए कहा। उस शख्स की तरफ देखा, लेकिन जैसे ही अदिति ने उस शख्स का चेहरा देखा, उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसके सामने कोई और नहीं, आदित्य था। वही आदित्य भी अदिति की आंसुओं से भरी आंखों को देखकर कुछ पल के लिए तो जैसे जम सा ही गया। उसे पता नहीं क्यों ये आंखें बहुत जानी पहचानी लग रही थी। तभी अदिति ने अपनी घबराहट छुपाते हुए आदित्य के हाथ को अपनी बाहों से हटाया और अपने आंसू पोंछते हुए कहा, वो चोर मेरा पैसे ले गया, मैं मैं जमा करने के लिए जा रही थी, वो चोर। अदिति, जिसने अपना सर अभी झुकाया हुआ था, उसने अपने हाथ के इशारे से एक तरफ इशारा किया। अदिति के उसके इशारे की तरफ देखते हुए और समझ गया कि अब तो वो चोर कब का वहाँ से निकल भाग चुका होगा। उसने फिर अदिति से कहा, देखो वो तो अब वहाँ से जा चुका है, पर तुम्हें इस तरह से रोड के बीचों बीच भागने नहीं चाहिए था। क्या तुम्हारी जान पैसों से कहीं ज़्यादा कीमती है। अदिति ने सिसकते हुए कहा, मैंने बड़ी मुश्किल से उन पैसों को जोड़ा था और आज मैं उसे बैंक में जमा करने जा रही थी, वो भी चोरी हो गए। अदिति भले गले से बात कर रही थी। आदित्य ने अदिति की हालत को देखकर एक गहरी सांस लिया, थोड़ा शांत लहजे में कहा, तुम्हें अगर पैसों की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें दे देता हूँ, बताओ कितने पैसे गए हैं तुम्हारे। अदिति ने अपनी नज़र उठाकर आदित्य की तरफ देखा और कहा, नहीं, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए और आप तो मेरे लिए अजनबी हैं, मतलब मैं आपसे पैसे क्यों लूं और आप चाहिए। कहकर अदिति जैसे वहाँ से जाने लगी, तभी उसका सिर जोर से चकराया और वो खुद को होश संभाल नहीं पाई। लेकिन उससे पहले ही सड़क पर गिरती तभी आदित्य ने अपनी मजबूत बाहों में उसे थाम लिया। अदिति पूरी तरह से आदित्य के बाहों में बेहोश हो गई। अदिति के चेहरे पर देखकर आदित्य को एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, जैसे वो इस चेहरे को जानता है, उसने कहीं ना कहीं इसे देखा है। आदित्य ने अदिति को अपनी गोद में उठाया और उसे अपनी गाड़ी में पिछली सीट पर लेटा दिया। फिर गाड़ी का डोर ओपन कर वो अपनी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। उसने एक नज़र पीछे बेहोश अदिति को देखा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। रजावत पैलेस। सुगंधा जी सीमा के साथ माही के रूम में थी। माही अभी भी पेट के बल सोई हुई थी, वो लेटे लेटे ही सो चुकी थी। सुगंधा ने जब माही को सोते हुए देखा तो उसके फेस पर स्माइल आ गई, क्योंकि माही सोते हुए बहुत ही प्यारी लग रही थी, बिल्कुल एक छोटी सी बच्ची की तरह। सीमा ने कहा, मालकिन माही तो सो रही है अभी। तो सुगंधा जी ने कहा, मैं इसे अभी जगा देती हूँ, तुम ये सारी बैग्स जो है यहीं रख दो और जाओ। सीमा ने अपने हाथ में पकड़े हुए बैग्स को वहीं सोफे पर रख दिया और वहाँ से चली गई। सुगंधा जी जाकर माही के बगल में बैठ गई और प्यार से माही को सर सहलाते हुए बोली, माही उठ जाओ बच्चा। माही ने कसमसाते हुए सुगंधा जी की तरफ देखा और अन नींदों में आवाज़ में बोली, आंटी क्या हुआ। तो सुगंधा जी ने कहा, पहले उठकर बैठो फिर बताती हूँ क्या हुआ। माही उठकर बैठ गई और सुगंधा जी ने तरफ देखते हुए सुगंधा जी से कहा, बच्चा मुझे तुम्हारी ज़रूरी बात करनी है,
पहले तुम जाओ और वॉशरूम में जाकर फ्रेश होकर आओ, फिर आराम से बात करते हैं। माही ने कहा, मेरा मूड ठीक नहीं है आंटी, मुझे अभी सोना है। तो सुगंधा ने कहा, माही मैंने कहा ना, जरूरी बात है, चलो जल्दी से आकर फ्रेश होकर आओ। माही ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बेड से उतरकर वॉशरूम की तरफ चली गई। सुगंधा जी भी वहीं बैठी माही का वेट कर रही थी। कुछ देर बाद माही अपना फ्रेश फेस वॉश करके बाहर आई, फिर सुगंधा जी के पास आकर बैठते हुए बोली, अब बताइए आंटी, क्या बात करनी है। माही की आंखें रोने से लाल नजर आ रही थी। सुगंधा जी को लगा कि शायद सोने की वजह से ऐसा है, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा, क्या हुआ माही, तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं। तो माही का चेहरा झुकाए हुए हुई उसे, डेविल की वजह से। सुगंधा जी ने कहा, कौन डेविल। तो माही ने कहा, आपको नहीं पता, वह रणवीर वो डेविल है और उसे हमेशा परेशान करते रहते हैं मुझे। माही ने जिस तरह से ये बात कही, सुगंधा जी को हंसी आ गई। उन्होंने माही के सिर पर हल्की से चपत मारते हुए कहा, बुद्धू, अब वही डेविल तुम्हारा हस्बैंड बनने वाला है। तो माही ने थोड़ा जिद करते हुए कहा, आंटी क्या ये शादी कैंसिल नहीं हो सकती। तो सुगंधा जी हैरानी से कहा, पर माही, तुमने तो खुद ही तो कहा था कि तुम इस शादी के लिए तैयार हो, फिर तुम्हें शादी क्यों कैंसिल करनी है। तो माही ने कहा, मुझे ना अभी शादी नहीं करनी है, इसीलिए। अब माही डायरेक्ट तो ये बात बोल नहीं सकती थी, इसलिए उसने यही बहाना बनाया। तो सुगंधा जी ने कहा, माही बेटा, तुम्हारा रणवीर के साथ शादी करने का दूसरा कारण भी है, जो तुम्हारे दादू भी जानते थे, और उनकी आखिरी इच्छा भी यही थी कि तुम्हारी शादी रणवीर के साथ हो। तो माही ने कहा, आप मेरी शादी किसी और से करवा दो, पर उनसे नहीं। तो सुगंधा जी ने कहा, माही, तुम्हारे दादू की भी इच्छा रणवीर के साथ शादी करवाने की है, किसी और से नहीं बेटा। तुम्हें क्या हमारे फैसले पे कोई डाउट है। अब माही सुगंधा जी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए उसने कहा, नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है, आप जो कहेंगी मैं वो करूँगी। दरअसल सुगंधा जी ने हमेशा माही को एक माँ का प्यार दिया था, इसलिए माही सुगंधा जी भी बहुत रेस्पेक्ट करती थी और उनकी हर बात मानती थी, क्योंकि एक सुगंधा जी थी जिसने माही हर तरह की बात शेयर कर लिया करती थी। सुगंधा जी ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, माही, तुम्हें पता है, कल तुम्हारा और रणवीर का रोका है, तुम्हें उसी का सामान तुम्हें देने आई हूँ। माही ने हैरानी से कहा, रोका अभी से। तो सुगंधा जी ने कहा, हाँ बेटा, दरअसल तुम दोनों की शादी 3 महीने में ही करना जरूरी है, इसलिए हमने तय किया है कि रोका कल ही होगा, फिर उसके बाद रिंग सेरेमनी और डेट निकालनी जाएगी। चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारा सामान दिखाती हूँ। सुगंधा जी ने सोफे पर बैठकर बैग को उठाया और माही के पास लेकर आई और एक एक करके उसमें से सामान निकालकर माही को दिखाने लगी, जिसमें लाइट वेट ज्वेलरी और एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत डिज़ाइनर साड़ी भी थी। माही तो इन सब सामान को देखकर खुश हो गई। वो तो ये भूल ही गई थी कि ये सारा सामान उसके और रणवीर के रोके के लिए है। माही ने खुश होते कहा, आंटी ये साड़ी मेरी है, पर मुझे तो साड़ी पहननी आती ही नहीं है। तो सुगंधा जी ने कहा, अरे मुझे तो आती है ना, मैं सिखा दूंगी, कल तुम्हें मैं खुद तैयार करूंगी, ठीक है ना। अब तुम जल्दी से डिनर के लिए नीचे आ जाओ, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। कहकर सुगंधा जी खड़ी हुई और वहाँ से चली गई। माही जो बड़ी खुश हो रही थी, अब सब सामान को देखकर अचानक उसकी खुशी गायब हो गई। हे भगवान, अब कल मेरा उनके साथ रोका भी हो जाएगा। भगवान जी प्लीज़ कुछ करो ना। हाँ, अगर उस डेविल का किडनैप हो जाता है फिर तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। शादी कैंसिल। रात के वक्त सभी लोग डाइनिंग हॉल में बैठे हुए डिनर कर रहे थे। रणवीर वैसे भी अक्सर लेट नाइट ही घर आता था, पर आज वो जल्दी घर लौट आया था, इसलिए सभी के साथ डिनर कर रहा था। अब डिनर करते हुए सामने बैठी माही को भी देख रहा था, जो बीच बीच में गुस्से से उसे घूर रही थी। माही की फेस के एक्सप्रेशन देखकर रणवीर एक शरारती स्माइल के साथ सुगंधा जी से बोला, चाची मुझे यहाँ कोई स्ट्रॉबेरी नज़र नहीं आ रही है, क्या वो यहाँ नहीं है। स्ट्रॉबेरी का नाम सुनकर माही को याद आया कि रणवीर ने ऊपर टेरेस पर उसके साथ क्या किया था। उसने चिढ़ते हुए कहा, क्यों, इसका सारा खाना तुम्हें पसंद ही है, स्ट्रॉबेरी कुछ ज़्यादा ही पसंद है, उसने चिढ़ते हुए कहा। तो लेट्स गो फॉर रिकैप। तो रणवीर ने कहा, हाँ मुझे स्ट्रॉबेरी बहुत डिलीशियस लगती है और आजकल मेरी वही खाने का मन ज़्यादा करता है,
रणवीर की ये डबल मीनिंग बात और कोई समझे ना समझे, पर माही को अच्छे से समझ आ रही थी। उसका मन हुआ कि हाथ में पकड़े हुए कांटे को लेकर रणवीर पर अटैक कर दे, पर वो यहाँ कुछ कर भी नहीं सकती और ना ही बोल सकती थी, इसलिए चुपचाप सिर झुकाए अपना खाना खाने लगी। हॉस्पिटल। अदिति सॉरी अदिति हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा इस समय काफ़ी मुरझाया हुआ नजर आ रहा था। वहीं आदित्य अपने हाथ बांधे उसके बेड के बगल में खड़ा हुआ था। वो बड़ी गौर से अदिति के चेहरे को देख रहा था, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो कि उसने इस लड़की को कहाँ देखा है। उसे तो अदिति का नाम तक नहीं पता था। तभी कुछ देर बाद उसने देखा कि अदिति को धीरे धीरे होश आ रहा है। अदिति को होश में आते देखकर आदित्य के चेहरे पर थोड़ी राहत वाले भाव आए। अदिति ने धीरे से अपनी आंखें खोली। जब उसने खुद को अस्पताल में पाया तो हड़बड़ा कर जैसी उठने लगी। आदित्य ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, डरो मत, तुम बेहोश हो गई थी, इसलिए यहाँ लेकर आया हूँ। आदित्य को बात सुनकर अदिति के वापस अपना चेहरा झुका लिया और घबराहट से इधर उधर देखते हुए बोली, वो मैं। अदिति को समझ नहीं आया कि वो आदित्य के से क्या कहे, तो आदित्य ने कहा, जिस तरह से तुम रोड पर इस तरह से भाग रही थी, उससे तो मुझे लग रहा था कि तुम आधी पागल हो, लेकिन तुम प्रेग्नेंट हो, उसके बाद भी तुम ये हरकत कर रही हो, इसका जाहिर होता है कि तुम पूरी तरह पागल हो। ये सुनकर अदिति ने हैरानी से आदित्य की तरफ देखा तो आदित्य ने अपनी एक बाँह चढ़ाते हुए कहा, और यही तो क्या, और नहीं तो क्या, क्या इस हालत में तुम्हें ऐसी भागना सही था? क्या तुम्हारे बच्चे से कहीं ज़्यादा ज़रूरी वो पैसे थे? तो अदिति ने हारी हुई आवाज़ में कहा, हाँ, वो पैसे मेरे बेबी के लिए ही तो थे। फिर मन ही मन कहा, मेरे लिए मेरी बेबी से ज़रूरी कुछ भी नहीं है, और सबसे ज़्यादा कीमती सिर्फ यही है, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। फिर कुछ सोचते हुए उसने आदित्य से कहा, मैं ठीक हूँ, तो अब मुझे घर जाना चाहिए, काफ़ी देर हो रही है। अब तक शाम काफ़ी गहरी हो चुकी। तो आदित्य ने उसे रोकते हुए कहा, देखो, अब रात हो गई है, अंधेरा भी हो रहा है, तुम ऐसे अकेले मत जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। आदित्य की बात सुनकर अदिति हड़बड़ा कर बोली, नहीं, आप मेरे घर नहीं जा सकते, मैं खुद चली जाऊंगी। आदित्य ने हैरानी से कहा, मैं तुम्हें मदद ऑफर कर रहा हूँ और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता। मैं तुम्हारे घर कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो तुम्हें ड्रॉप करूँगा ना। आदिति जल्दी से अपनी फुटवियर पहनते बोली, नहीं, मैं ऑटो करके चली जाऊंगी, आप मेरे लिए परेशान मत होइए, आपने मेरी इतनी मदद की वही बहुत है। अदिति जैसे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, तुम इतनी जल्दबाजी में क्यों, और ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो, जैसे किसी बात से डर रही हो। यह सुनकर अदिति एकदम से फ्रीज हो गई, क्योंकि वाकई में वो एक बात से वो डर रही थी। दरअसल उस दिन होटल में आदित्य के साथ कोई और नई अदिति थी, और अदिति को डर था कि आदित्य कहीं उसे पहचान न जाए, और उसके पेट में पलने वाले बच्चे भी आदित्य का ही था। आदित्य उस सब से अनजान था। वो इतना ही तो जानता था कि आदित्य बहुत ही पैसे वाला और पावरफुल है, मगर उसे पता चल गया था कि अदिति के पेट में उसका बच्चा है, तो कहीं वो अपने पैसों के बल पर उसे छीनने की कोशिश ना करे। अदिति को हमेशा यही डर लगता था कि कोई भी उसे उसके बच्चे से दूर ना कर दे, क्योंकि अब उसके जीने का एकमात्र सहारा उसका बच्चा ही था, जो इस दुनिया में आने वाला था। अदिति को अपनी ही सोच में गुम देखकर आदित्य ने कहा, क्या तुम इतना सोच क्यों रही हो, चलो तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। कहकर वो उसका हाथ पकड़ के रूम में बाहर निकल आया। अदिति अब चुपचाप फिर सिर झुकाए उसके साथ साथ चल रही थी। उसे तो कहीं बहाना भी नहीं सूझ रहा था जिस वजह से आदित्य को मना कर सके। कुछ देर बाद आदित्य गाड़ी ड्राइव कर रहा था। वहीं अदिति चुपचाप गाड़ी की सीट पर सिमटी हुई बैठी हुई थी और बाहर विंडो की तरफ देख रही थी। आदित्य ने सामने की तरफ देखते हुए ही कहा, देखो, मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानता और ना ही तुम्हारे बारे में कुछ जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे हस्बैंड को इन्फॉर्म नहीं कर पाया। वैसे कौन कौन है तुम्हारी फैमिली में? अदिति की बात सुनकर अदिति थोड़ी उदास हो गई, लेकिन फिर भी वो उसे झूठ बोलते हुए कहा, सब लोग हैं मेरी फैमिली में, मेरे हस्बैंड, मेरे सास ससुर सब। तो आदित्य ने कहा, ये तो अच्छी बात है, पर अब तुम इस तरह से अकेली बाहर मत जाया करो, और ये पैसे जमा करवाने के लिए तुम क्यों जा रही थी, अपने हस्बैंड को बोलती ना। अदिति ने धीरे से कहा,
वो बहुत बिजी रहते हैं ना, तो उनके पास वक्त नहीं था, इसीलिए कहकर वो वापस विंडो से बाहर देखने लगी, जैसे आदित्य के सवालों से बचने की कोशिश कर रही हो। आदित्य भी समझ गया था कि अदिति उससे ज़्यादा बात नहीं करना चाहती है, इसलिए उसने भी अब ज़्यादा कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में आदित्य की गाड़ी अदिति के घर के बाहर आकर रुकी। आदित्य ने देखा कि वो एक छोटा सा घर था। आदित्य ने अदिति की तरफ देखा और अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए की कोशिश कर रही थी, और उसने सीट बेल्ट खुल नहीं रही थी। शायद अदिति कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी में थी। आदित्य ने कहा, रुको मैं खोलता हूँ, कहकर आदित्य ने सीट बेल्ट को ओपन कर दी। अदिति ने जल्दी से डोर ओपन किया और बाहर चली गई। आदित्य ने धीरे से कहा, इसे जल्दी किस बात की है? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे ये किसी बात से घबरा रही है। तभी अदिति, जो अपने घर का गेट ओपन करने वाली थी और घर की तरफ जा रही थी, उसे कुछ याद आया। वो पलट कर वापस अदिति के पास आई, धीरे से बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी हेल्प की। आदित्य ने अपना सिर हाँ में हिलाया और अदिति वापस अपने घर की तरफ चली गई। आदित्य कुछ देर तक वहीं गाड़ी में बैठा हुआ अदिति के घर की तरफ ही देख रहा था, जैसे उसे दिमाग में कुछ चल रहा हो। उसे बार बार ऐसे लग रहा था जैसे वो अदिति को जानता है। आखिरकार उसे कुछ भी याद नहीं आया, तो उसने अपना सर झटका और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल गया। वहीं अदिति अपने रूम में आकर दरवाजे को अंदर से बंद कर दरवाजे से सट कर वहीं नीचे बैठ गई। उसके दिल की धड़कनें इस वक्त तेजी से धड़क रही थी। बस वही जानती थी कि वो इतनी देर से अपनी घबराहट को कैसे कंट्रोल किए रहता। अदिति के दरवाजे से टिककर अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी बंद आंखों से अब लगातार आंसू बहने लगे। एक बार फिर से उसने अपनी आंखों के आगे की कुछ दर्द भरी यादें नजर आने लगी। फ्लैशबैक। अदिति अपने कमरे में बैठी सुहागरात की सेज पर बैठी हुई अपने पति के आने का वेट कर रही थी, लेकिन तभी उसे अपनी सास के रोने की आवाज़ सुनाई दी। अदिति घबराकर रूम से बाहर आई तो उसकी सास फोन पकड़े हुए रोई जा रही थी। अदिति ने घबराते हुए पूछा, माँ जी क्या हुआ, आप ऐसे क्यों रो रही हैं? तो उसकी सास ने रोते हुए कहा, अदिति आकाश का एक्सीडेंट हो गया और उसे अस्पताल में एडमिट करवाया गया है, उसकी हालत बहुत ख़राब है। ये सुनकर अदिति एकदम से सदमे में चली गई कि आज ही तो उसकी शादी हुई है और वो नई नवेली दुल्हन बनी सुहागरात की सेज पर अपने पति आकाश का वेट करी है। अदिति एक अनाथ लड़की थी। आकाश ने उसे कॉलेज के वक्त में पसंद कर लिया था और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। अदिति का आकाश का एक अच्छा इंसान लगा। वैसे भी उसका तो इस दुनिया में कोई था नहीं, तो इसलिए उसने भी आकाश की शादी करने के लिए हाँ कर दी और 1 महीने बाद ही उनकी और आकाश की शादी भी हो गई। अदिति के सास ने रोते हुए कहा, अदिति जल्दी से आकर चेंज करके आओ, हमें अभी हॉस्पिटल जाना होगा। अदिति ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया और अपने रूम में आ गई। किसी तरह उसने अपना लहंगा चेंज करके एक साड़ी पहन ली और लाइट वेट रेड कलर की साड़ी थी। वो सिंपल सी साड़ी में भी अदिति बहुत प्यारी लग रही थी। अदिति जल्दी से रूम से बाहर आई और बोली, माँ जी मैं तैयार हूँ, चलिए हमें जल्दी चलना होगा। कुछ ही देर बाद अदिति और उसकी सास दोनों ही अस्पताल के लिए निकल गई। जब वो अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने बहुत ही सीरियस लहजे में कहा, देखिए पेशेंट की हालत बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है और इसके लिए हमें उनकी जल्दी सर्जरी करनी होगी। सर्जरी का नाम सुनकर अदिति और उसकी सास दोनों के चेहरे पर चिंता की लकीर आ गई। अदिति ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर कितना खर्चा आएगा सर्जरी में? तो डॉक्टर ने कहा, तकरीबन यही कोई 20 लाख। ये सुनकर तो आकाश की माँ और जोर जोर से रोने लगी। वो लोग एक मिडिल क्लास फैमिली के थे और इतनी जल्दी इतना बड़ा अमाउंट अरेंज करना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। आकाश की माँ के रोते हुए कहा, हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे, मेरे घर में आकाश ही तो कमाने वाला। तो डॉक्टर ने कहा, देखिए पैसे तो आपको पहले एडवांस में जमा कराने होंगे, उसके बाद ही हम सर्जरी करेंगे। अदिति ने लगभग गड़गड़ाते हुए कहा, प्लीज़ डॉक्टर आप ऐसा मत करिए, आप सर्जरी स्टार्ट करिए, हम पैसों का इंतजाम करते हैं ना। तो डॉक्टर ने कहा, देखिए हम हॉस्पिटल के रूल हैं कि पैसे से तो पहले ही जमा होंगे, बाकी आप जैसा भी है देख लीजिए, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। डॉक्टर वहाँ से चला गया। आकाश की माँ अब रोते हुए बोली, अब होगा मेरे बच्चे का क्या होगा, कहाँ से लाऊं मैं इतने सारे पैसे, हमारे पास तो प्रॉपर्टी के नाम पर भी कुछ नहीं है। अदिति ने कुछ सोचते हुए कहा, माँ एक काम हो सकता है, मैं जिस होटल में काम करती हूँ वहाँ जाकर पता करती हूँ, अगर मुझे कोई एडवांस में मदद मिल जाए। तो आकाश की माँ ने उम्मीद से बंधी उस अदिति का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या ऐसे हो सकता है, तुम तो बहुत बड़े होटल में काम करती हो ना,
तुम्हें ज़रूर वहाँ से मदद मिलेगी। प्लीज़ तुम जाओ और पैसे लेकर आओ, मुझे मेरा बेटा चाहिए। अदिति ने कहा, माँ आप यहाँ मेरा इंतज़ार कीजिए, मैं अभी जाकर वहाँ से मैनेजर से बात करती हूँ। कहकर अदिति वहाँ से चली गई। वहीं आकाश की माँ यही रखी बेंच पर बैठ गई और भगवान से दुआ करने लगी कि उसका बेटा बच जाए। अदिति किसी तरह से होटल पहुंची और जल्दी से मैनेजर के कैबिन में जाकर उसे हड़बड़ाते हुए बोली, सर मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मैनेजर जो अपनी चेयर पर बैठा हुआ कुछ काम कर रहा था, उसने अदिति की तरफ देखा। मैनेजर एक अच्छा इंसान था और वो अदिति को अच्छे से जानता था। वो मैनेजर ने पूछा, क्या हुआ अदिति, और तुम आज यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तो शादी हुई है ना, तुम्हें तो अपने ससुराल में होना चाहिए ना। अदिति ने रोते हुए कहा, सर मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है, वो किसी काम से बाहर गए थे और तभी किसी गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है और मुझे जल्द से जल्द 20 लाख रुपए चाहिए ताकि उनकी सर्जरी हो सके। ये सुनकर मैनेजर ने हैरान होते कहा, 20 लाख? पर इतनी जल्दी 20 लाख का इंतजाम कैसे होगा अदिति? अदिति ने लगभग गड़गड़ाते हुए कहा, सर प्लीज़ आप 20 लाख दे दीजिए, मैं यहीं पर काम करके आपके सारे पैसे चुका दूंगी। मुझे कैसे भी करके मेरे पति की ज़िंदगी बचानी है। मैनेजर ने निराश होते हुए कहा, अदिति तुम जानती हो ना कि मैं यहाँ सिर्फ एक मैनेजर हूँ और अपनी मर्ज़ी से तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। लेकिन इससे पहले कि मैनेजर आगे कुछ कहता तभी उसका फ़ोन बजने लगा। मैनेजर डेस्क पर रखे हुए फ़ोन को उठाया और कान पर लगाते हुए कहा, हेलो जी कहिए। तभी सामने से कुछ कहा गया जिसे सुनकर मैनेजर की फेशियल एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हुए और कहा, ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर एक नज़र अदिति की तरफ देखा जो घबराहट से अपनी हथेलियों को रगड़ रही थी। मैनेजर ने कुछ सोचते कहा, अदिति तुम्हें 20 लाख रुपए चाहिए ना? तो अदिति ने जल्दी से कहा, सर क्या इंतज़ाम हो गया है? तो मैनेजर ने कहा, इंतज़ाम हुआ नहीं है पर हो सकता है अगर तुम एक काम कर दो तो। अदिति ने पूछा, क्या काम करना है? तो मैनेजर ने उसे कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर अदिति पहले तो बिल्कुल हैरान रह गई। फिर वो गुस्से से बोली, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं सर? आप जानते हैं ना कि मैं शादीशुदा हूँ, अब मेरी शादी हो चुकी है और नहीं भी होती तो मैं ये काम कभी नहीं करती। मैनेजर ने उसे समझाते हुए कहा, अदिति इतनी जल्दी 20 लाख का इंतजाम किसी भी तरह से नहीं कर हो सकता। मजबूरी तुम्हारी है, अब फैसला भी तुम्हारा है कि तुम्हें क्या करना है। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। जिसका सब्सक्राइब करना रहेगा वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। राधे राधे।